आज भी हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स ही करेंगे आपका, कल से आगे के। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए क्यू बी क्यू सी क्यू डी इनकी कुछ वैल्यूज़ हैं, आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी। कॉर्नर में है ए बी सी डी के, साइड 10 सेंटीमीटर। तो एक मैंने स्क्वायर बना देता हूँ आपका, ठीक है। इसके जो ये कॉर्नर है, इन कॉर्नर्स में ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, यहाँ पर है जो चार्ज रखे गए हैं। जैसे ए पर क्यू ए रखा है, उसकी कुछ वैल्यू है, यहाँ पर क्यू बी रखा है, इसकी कुछ वैल्यू है, क्यू सी एंड यहाँ पर क्यू डी, ये कुछ आपके रखे हैं। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है आपका कि व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो मैंने खींच दिया यहाँ पर से एक डायगनल, यहाँ से दूसरा डायगनल, तो ये आ गया इसका सेंटर। आपको यहाँ पर कितना चार्ज रखा है आपने? यहाँ पर चार्ज रखा है Q इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, और आपको यहीं पर फोर्स निकालना है। तो कैसे निकालोगे ना आप? पहले A की वजह से निकालना है इसमें फोर्स का फॉर्मूला याद होगा आपके पास। फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से आपको देखो, अगर आप इसके और इसके बीच में फोर्स निकालना है तो क्या चाहिए आपको? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका चार्ज फिर इसका चार्ज अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब डिस्टेंस तो निकालनी पड़ेगी ना। तो अब देखो न्यूमेरिकल में पूरी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ये पूरी की पूरी साइड यहाँ से यहाँ तक जो साइड है स्क्वायर है, सारी साइड है बराबर, ये कितना है आपका? 10 सेंटीमीटर। तो अब हम निकालते हैं, सबसे पहले डी बी निकालते हैं, उसके बाद ये निकालेंगे आपका। तो आपको ये 10 है, ये 10 है, साइड 10 है। हमको क्या चाहिए? हमको ये चाहिए आधी डिस्टेंस कितनी है डायगोनल की, ठीक है। तो यहाँ पर से आप लिख देना आप लोगों का क्या कहते हैं आपका, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो यहाँ पर से बन जाएगा आपका बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओगे तो बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, और ये वैल्यूज आ जाएगी अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, या फिर 10 अंडर रूट 2। 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर बन गया। फिर आप सीधे सॉल्व करना, 100 प्लस 100 200, 200 को निकालना बाहर, यही आएगा सेंटीमीटर है, ठीक है। बी डी आ गया, हमको बी डी नहीं चाहिए था, हमको तो आधी डिस्टेंस चाहिए। तो हम सीधे लिख लूँ फिर हम ए ओ, आधी डिस्टेंस ए ओ कहो या बी ओ कहो या सी ओ कहो या डी ओ कहो, ये सारी की सारी आधी आधी डिस्टेंस तो बराबर होंगी। और वो होगी कितनी? ये बी डी थी, पूरा का पूरा बी डी 10√2 आ रखा है, तो वो आ जाएगा इसका आधा, 10√2 का आधा आ जाएगा 5√2, ठीक हो गया। इतना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में नहीं लिखा जाता तो इसको चेंज कर देंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 5√2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों का, यहाँ तक हो जाएगा। अब इसके आगे वही निकालते हैं आपका फोर्स ऑन क्यू में फोर्स ड्यू टू क्यू ए की वजह से क्यू पर फोर्स, तो वो हो गया एफ ए कह सकता हूँ या 1 कह देता हूँ, चलो। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए मल्टीप्लाई बाई क्यू अपॉन आर का स्क्वायर या ओ ए जो भी, चलो अभी आर का स्क्वायर, अब वैल्यू रखते हैं 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाई क्यू ए की जो वैल्यू है, क्यू ए की वैल्यू वो है 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई बाई जो क्यू है, जो सेंटर में जो चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो को चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा इतना, अपॉन जो आर है, ये है आर, ये इसका स्क्वायर करना है आपको, तो 5√2 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व क्या कर देंगे, करेंगे आप लोगों का कैसे होगा ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 2 इंटू 10⁻, आ जाएगी आपकी -6 -12, और उसमें से 9 अगर कैंसिल कर दो -3 अपॉन नीचे बचेगा आपका 5 5 जा 25, 25 2 जा √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 ही आएगा बस। तो 5 बच्चा 25, 25 दूनी 50, तो 50 इंटू 10⁻⁴। तो जब ये आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा लगभग ये आएगा आपका 3.6 न्यूटन। कर लेना सॉल्व इस पूरा अच्छे से, ये लगभग आएगा आपका 3.6। तो एक फोर्स तो आ गया। अब ऐसे ही F2 निकालते हैं। F2 का मतलब यहाँ पर लिख लेना फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू क्यू बी की वजह से यहाँ पर फोर्स, तो वो मैं सीधे लिखता हूँ 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाई 1/4, मतलब ये इसका चार्ज क्यू बी का चार्ज, और क्यू बी का चार्ज है -5, तो माइनस साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज है। तो डायरेक्शन देखते हैं, अभी डायरेक्शन सेटल डाउन करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो पहले 10⁻6 मल्टीप्लाई बाई
Q है 1 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस है आपका वही सेम 5√2 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में फोर्स निकाला है आपने, इन दोनों के बीच में फोर्स, तो इसका चार्ज और इसका चार्ज, ये इसका चार्ज और इसका चार्ज, और फिर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस जो ये है, तो होगा इतना। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करने से ऊपर गया था, तो ये लगभग आएगा मेरे ख्याल से आपका 9 न्यूटन, तो लगभग 9 न्यूटन आएगा। अब ऐसे ही F3, अगर आप F3 को देखोगे तो F3 यहाँ पर, F3 का मतलब C से इसमें कितना फोर्स लगेगा आपका, तो वो सेम होगा। देखना जो QC की वैल्यू है ना आपका, QC की वैल्यू वो 2 माइक्रोकूलम है, QA के बराबर ही है, QA और QC बराबर है, ये दोनों डिस्टेंस, ये दोनों चार्जेस बराबर हैं। देखो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज बराबर है, तो इन दोनों के बीच का फोर्स कहूँ या इन दोनों के बीच का फोर्स, वो सेम होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है और दोनों की डिस्टेंस भी सेम है, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से आ जाएगा F3 की वैल्यू दोबारा से कितनी आएगी, 3.6 न्यूटन, और F4 की वैल्यू आ जाएगी 9 न्यूटन। क्यों F4 की वैल्यू 9 न्यूटन, क्यों? क्योंकि ये वाला चार्ज जितना है, V चार्ज जितना ही है, उतना ही चार्ज D है आपका। देखो 5 - 5, ठीक है, तो 2 निकालो उसके बाद। तो अब हम आते हैं डायरेक्शंस की बारी, तो अब डायरेक्शंस देखते हैं। तो जो QA है आपका, ये देखो इसका जो नेचर है, ये प्लस है, QA प्लस में है, और ये भी आपका प्लस में है। 1 माइक्रोकूलम क्या रखा है, कोई साइन नहीं लगा रखा है, इसका मतलब प्लस होगा। तो प्लस और प्लस के बीच में क्या लगता है, रिपल्शन। तो यहाँ पर जो फोर्स काम करेगा F1, वो ऐसे रिपल करेगा, ये हो गया F1। कोई दिक्कत है आपका, ये वाला इसको धक्का देगा, आपका रिपल्शन होगा आपका, तो ये आएगा इस साइड को, ठीक है। तो F1 की डायरेक्शन में लिख दूं यहाँ पर, फ्रॉम O to C। ऐसे ही इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखते हैं आपका। ये जो B वाला जो चार्ज है, B वाला चार्ज नेगेटिव में है, तो यहाँ वाला चार्ज नेगेटिव में है, और ये वाला चार्ज प्लस में है, तो नेगेटिव वाला इस प्लस वाले को क्या करेगा, अपनी तरफ को खींचेगा। तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी, ये हो गया आपके पास F2, मतलब फ्रॉम O to B। अब F3 की डायरेक्शन अगर मैं देखूं, C वाला क्या करेगा, तो C वाला जो चार्ज है वो प्लस में है, और यहाँ पर भी जो चार्ज है वो कितना है, प्लस में। तो ये प्लस वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, सीधे आगे को भेजेगा। ये हो गया आपका F3। तो F3 की डायरेक्शन में लिख देता हूँ यहाँ पर कितना, F3 की डायरेक्शन लिख देते हैं हम लोग फ्रॉम O to A। ऐसे ही लास्ट में आप जब इसकी डायरेक्शन देखोगे तो ये आ जाएगा यहाँ को, ये हो गया F4। तो ये हो गया कितना आपका O to D। तो इतना आप करेंगे, उसके बाद टोटल फोर्स आप निकालोगे, टोटल फोर्स एट O। तो O पर टोटल फोर्स वो हो जाएगा वेक्टर सम। हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था फोर्सेस का, तो वो क्या होता था, किसी पॉइंट पर लगने वाला जो टोटल फोर्स होता है वो सबका वेक्टर सम होता है। तो वेक्टर सम का मतलब F वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, तो वेक्टर्स के फॉर्म में एडिशन। अब यहाँ पर अगर आप एडिशन देखोगे तो क्या होगा ना, आपका F1 और F3 एक दूसरे के ऑपोजिट है नहीं है, F1 और F3 एक दूसरे के ऑपोजिट, और उनकी वैल्यूज देखो सेम है। F1 और F3 की वैल्यूज बराबर है और वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ पर लिख लेना F1 एंड F3 क्या है आपका, आर इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट। सो क्या आ जाएगा, F1 प्लस F3 जो वेक्टर्स के फॉर्म में होगा वो कितना आ जाएगा, 0। दोनों वेक्टर्स हैं और दोनों के दोनों बराबर है, साथ में ऑपोजिट है, तो दोनों जुड़ेंगे नहीं, वो घट जाएंगे आपका। तो सब्ट्रैक्ट होके कितना, ये ऐड होके कितना हो गया आपका, 0। ऐसे ही F2 एंड F4 वो भी क्या है आपके इक्वल एंड अपोजिट, तो F2 प्लस F4 भी कितना हो जाएगा आपका, 0। तो ओवरऑल यहाँ पर है वेक्टर्स के फॉर्म में, तो ओवरऑल जो टोटल फोर्स बन जाएगा वो भी कितना, 0। तो ये है आप लोगों के पास क्वेश्चन करने का तरीका आपका। वैसे तो आप इसको शॉर्टकट वैसे कर सकते थे, अगर MCQs में आते तो आप, जब भी MCQs में आता है और आपको ऐसा लगता है ना यहाँ पर चार्ज सेम है, इधर पर और इधर पर स्क्वायर के कॉर्नर्स में अगर चार्ज सेम होता है तो जो सेंटर होता है ना वहाँ पर फोर्स 0 आता है। ये शॉर्टकट होता है आपका MCQs के लिए, लेकिन अगर आपको करने के लिए दे रखा है आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप में अगर आ रखा है तो फिर सॉल्यूशन करने का तरीका है आपका यही होता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 8th क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। तो 8th क्वेश्चन कुछ बोल रहा है आपके पास कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, QA की वैल्यू है, QB है प्लस है, ये माइनस है, आर लोकेटेड इतना इन वैक्यूम, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन, इतना इतना। तो कर लें फिर आप लोगों का। तो मैं पहले छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ। ये A है चार्ज, ये QA है मान लेते हैं,
और ये वाला चार्ज कितना है आपका QB। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपका, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 20 सेंटीमीटर। और इनके बीच में एक पॉइंट है बोल रहा है, इनके बीच में क्या है आपका एक पॉइंट है O, जहां पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर आपको E निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, वो होता था 1/4πε0 Q/r²। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा मैंने ये A है, ये A है, वो B है आपका। तो सबसे पहले आप निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू A, ये QA की वजह से या A की वजह से O पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो फॉर्मूला आपका E1 इक्वल टू बन जाएगा 1/4πε0 QA/r²। ठीक है। तो 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई बाई QA का मतलब QA कितना दे रखा है 3 माइक्रोकुलाम है, तो 3 × 10⁻⁶ अपॉन R का स्क्वायर। अब R क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक O और A के बीच की डिस्टेंस, ये और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा। 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 × 10⁻² और उसका स्क्वायर। तो जब ये आप ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10 और 10⁻² × 10 हो जाएगा 10⁻⁻1, उसका स्क्वायर करोगे तो -2, ऊपर जाएगा तो +2, तो ये हो गया। ठीक है। तो ये पूरा जो सॉल्व करके आएगा वो आएगा आपके पास 2.7 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ठीक हो गया। अब इसकी डायरेक्शन देख लें एक बार। तो ये जो QA है ये प्लस है, तो आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते थे तो मैंने पहले ही बता दिया था बहुत स्टार्टिंग में कि कभी भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती है कहीं पर, तो वहां पर क्या कर दो, अपनी तरफ से एक प्लस चार्ज को पुट कर दो। तो O पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वहां पर प्लस चार्ज को मैंने पुट कर दिया। अब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो देखो प्लस और प्लस के बीच में रिपल्शन, तो ये भेजेगा इसको इस साइड को। तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगी वो कहाँ से कहाँ को जाएगी, फ्रॉम O to B, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आप लोग क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू B की वजह से वो हो गया E2। वही सेम फॉर्मूला 1/4πε0 QB/r², 1/4πε0 QB/r²। अगर आप गौर से देखेंगे तो QA और QB की वैल्यूज तो सेम ही है और साथ में ये डिस्टेंस भी सेम है, तो ये वैल्यू भी ओवरऑल मेरे ख्याल से सेम ही आएगी। तो ऊपर वाली ही वैल्यू मैं यहाँ पर दोबारा से रख देता हूँ 2.7 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। तो लेकिन इसकी डायरेक्शन देखते हैं हम। तो ये वाला जो चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, QB चार्ज नेगेटिव है, वाइल यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है O पर, तो उसकी वहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से प्लस चार्ज को प्लेस कर देते हैं। तो माइनस वाला चार्ज इस प्लस वाले चार्ज को अपनी तरफ को खींचेगा, तो ये ही सेम डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, E2 की। तो E2 की डायरेक्शन भी फ्रॉम O to B। तो आपके पास अब क्या करना है, टोटल निकालना है। तो यहाँ पर अब लिखते हैं हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O। तो O पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब देखते हैं आपका, तो वो हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटीज में वेक्टर सम होता है आपका, तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो अब ये दोनों हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये भी इधर को जा रहा है, ये भी इधर को जा रहा है। तो जब आप दोनों को जोड़ोगे तो वो दोनों सिंपल क्या हो जाएंगे, आपके ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना बन जाएगा 2.7 इंटू, दोनों सेम डायरेक्शन में ना। आपने क्या किया, देखो इस पेन में पहले यहाँ पर धक्का लगाया 10 न्यूटन का, दूसरे ने भी लगाया 10 न्यूटन का, तो टोटल कितना लगाया इसमें 20 न्यूटन का, वो सेम डायरेक्शन में था करके। अगर यही चीज़ अगर ऐसी होती कि यहाँ से 10 न्यूटन लगता है, यहाँ से भी 10 न्यूटन लगता, ऑपोजिट में लग रहा होता, देखो ये और ये, तो ये चीज़ कहीं नहीं जाती, इधर से भी सेम फोर्स, इधर से भी सेम फोर्स। अभी क्या हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो बन जाएगा आपका कुछ इतना 2.7 × 10⁶। तो ये आ गया आपके पास 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट, कि पहले पार्ट में जो पूछा था वो फर्स्ट पार्ट का ये आंसर। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है। बी पार्ट में जो है इसका, बी पार्ट बोल रहा है कि इफ अ नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, अगर यहाँ पर मैंने एक नेगेटिव चार्ज रख दिया जिसकी वैल्यू इतनी है, इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट, वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा। तो हमें एक चीज पता है, अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, तो वहां पर जो चार्ज होता है उनमें फोर्स तो काम करता है, और वो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, वो होता है Q × E। ये फॉर्मूला कहाँ से आ रखा है, ये बेसिक फॉर्मूला देखो, E = जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था बहुत अच्छे से बताया था कि
यूनिट चार्ज में जितना फोर्स काम करता है, तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो F इज इक्वल टू क्या आ जाता था, क्यू ई, तो ये है आपका। तो हम सीधे लिखेंगे, हमको फोर्स पूछा है तो F इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, क्यू इंटू ई। ठीक है, तो क्यू कितना दे रखा है आपके पास, जो चार्ज रखा है ओ पॉइंट पे वो कितना रखा है, इतना 1.5 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाई ई कितना निकाला, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ कितना निकाला आपने, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो निकाला आपने 5.4 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, तो ये जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लगभग आएगा आपका 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ये है आपका कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है विथ डाइपोल मूवमेंट, तो डाइपोल मूवमेंट गिवन है आपका, डाइपोल मूवमेंट मतलब P, तो वो है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर, इज अलाइंड 30 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म, मतलब कहने का तो कुछ ऐसा है जैसे ये यूनिफॉर्म वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल आपने जो रखा है वो कितना एंगल बना रहा है, बोल रहा है ये जो एंगल बना रहा है ये कितना बना रहा है, 30 डिग्री, तो ये बन गया थीटा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। साथ में एक और चीज दे रखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दे रखी है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो है 5 इंटू 10⁻⁴। आपसे सीधे पूछा है टाउ बताओ, तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता था, सीधे फॉर्मूला PE साइन थीटा, तो सीधे सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 4 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाई साइन आपका 30, तो सॉल्व कर लेना तो ये बन जाएगा आपका 5 को 20 इंटू 10⁻⁵ इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपका, साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, तो ये कटा 10, तो ये हो गया 10⁻³ -4, इसमें से ये कटेगा तो -4 क्या लिखोगे आप लोग, -4 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यही आपसे पूछा था इसमें, बस और कुछ पूछा है इसमें, और कुछ नहीं पूछा है। ठीक है, तो और कुछ नहीं पूछा था आपको, तो अब आ जाते हैं सीधे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास ये कुछ कि एक सिस्टम है हैज़ 2 चार्जेस QA और QB दे रखा है, लोकेटेड एट इतने पॉइंट्स में, जीरो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दे रखा है, 0 0 -15 और दूसरा दे रखा है 0 0 +15 रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर दी टोटल चार्ज ऑफ दी सिस्टम, और साथ में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट भी पूछा है। तो एक बार थोड़ा सा हल्का सा डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए। तो ये मैंने बना दी तीनों की तीनों एक्सिस, तो वैसे नॉर्मली हम इसको x, इसको y, इसको z कहते हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए ना मैं यहाँ पर x दिखा देता हूँ, इसमें z दिखा देता हूँ और इसमें y दिखा देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x y z वो तीनों परपेंडिकुलर होती हैं, अगर आप ऐसे करके देखते हैं तो वो x y ऐसा ही लगता है आपका, तो हमने अलग डायरेक्शंस में देख रखा है आप लोगों का, तो x y z आप लोगों का। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इन a और b को भी प्लॉट कर देता हूँ। तो ए वाले पॉइंट में देखो x भी 0 है, y भी 0 है, लेकिन z वाला पॉइंट कहाँ तक जा रहा है आपका, -15, तो -15 आएगा वहीं नीचे आपका, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ 0, 0, -15 सेंटीमीटर। अब ये b पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये पॉइंट है a, b पॉइंट कहाँ पर आएगा, सेम 0, 0 मतलब x भी 0, y भी 0, z वाला +15, तो +15 कहीं पर इतना यहाँ पर, तो ये बन गया पॉइंट b, 0, 0, +15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास, दोनों चार्जेस आपको पता है कहाँ पर है, इन दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस भी पता है। तो अब पहले तो टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज तो सीधे हो जाएगा QA प्लस QB। अब QA प्लस QB करोगे तो ये प्लस में ये माइनस में, और दोनों की वैल्यू सेम, तो कितना बन जाएगा टोटल चार्ज 0। और फिर डाइपोल मूवमेंट जब आप निकालोगे P, या खाली मैग्नीट्यूड पूछा है आपसे, तो डाइपोल मूवमेंट जो P होगा वो कितना होता था, Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L का मतलब होता था, 2L का मतलब क्या होता था, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है कितना है करके, तो या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चार्ज मल्टीप्लाई बाई कोई भी एक चार्ज है, टोटल चार्ज नहीं, एनी वन चार्ज मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यही तो सिंपल सा होता था आपका। तो कोई एक चार्ज बता दो, इसको अगर मैं ओपन करके लिखूंगा तो यही बनेगा आपका, कोई भी एक चार्ज मल्टीप्लाई बाय उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 2.5 × 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, समझना। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 15 है, नीचे है 15, तो ओवरऑल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा 30। अब आप ये मत बोल देना कि यहाँ 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है आपका। एक डिस्टेंस के उस साइड 15 नापा है, यहाँ से यहाँ 15 नाप रखा है, तो अगर आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस नापोगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपकी क्या होंगी, जुड़ेंगी।
ठीक है। ये डिस्टेंस की बातें चल रही है, डिस्टेंस में प्लस माइनस नहीं देखा जाता है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 30 सेंटीमीटर में होगा सर, 30 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो, 10⁻²। तो ये ओवरऑल आएगा आपके पास 7.5, पूरा सॉल्व करना तो ये लग इतना आएगा -8 कूलम-मीटर, ठीक है। तो अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका, ये भी एनसीईआरटी के ही चल रहे हैं अभी तक आपका। तो 11th क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ये क्वेश्चन पहले से करा रखा है मैंने। ये क्वेश्चन आपका मेरे ख्याल से जब हम क्वांटाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ाता था उसके बाद हमने ये किया था, ये एनसीईआरटी का। तो ये अभी नहीं करेंगे आप लोगों का। पॉलीथीन अगर रब्ड होता है, वैसे इसके लिए करना क्या पड़ता था आपका, चार्ज आपको गिवन है, आपका इतना चार्ज आ रखा है, आप पहले एन निकालोगे तो Q = NE वाला फॉर्मूला लगाते हैं और उससे एन निकालते हैं। उसके बाद आपका मास ट्रांसफ़र निकालना है, तो मास ट्रांसफ़र का फॉर्मूला क्या होता था आपका, डेल्टा एम का फॉर्मूला वो हो जाता था, जो एन आपका आ रखा है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये सीधे ही, तो फर्स्ट सेकंड कर लेना। तो अब आता है 12th क्वेश्चन, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है आपका। देखो, 2 इंसुलेटेड चार्ज है, इंसुलेटेड का मतलब अलग अलग आपका, ठीक है। तो इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्पेयर ए और बी हैव सेंटर सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इफ द, यहाँ अपना तो ऐसा बोल रहा है कि 2 स्पेयर्स हैं, ये ए है, ये बी है, ठीक है। इसमें भी चार्ज दे रखा है, इसमें भी चार्ज दे रखा है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी दे रखी है। इन दोनों के बीच के सेंटर्स की डिस्टेंस या इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, 50 सेंटीमीटर आपको गिवन है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपका, कहाँ है, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन का फोर्स कितना काम करेगा। ऑफकोर्स रिपल्शन ही होगा आपका, क्योंकि दोनों में सेम चार्जेस हैं। इसमें भी 6.5 × 10⁻⁷, उसमें भी 6.5 × 10⁻⁷, दोनों प्लस में है, तो दो प्लस में रिपल्शन ही होता है आपका। तो फोर्स का फॉर्मूला सीधे, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये हो गया 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई बाई Q1 का मतलब ये वाला चार्ज 6.5 × 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाई 6.5 अपॉन ये चार्ज Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो वो है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर मतलब 50 × 10⁻², इसका स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेना ये। तो ये लगभग आपका सॉल्व करके आएगा 1.52 × 10⁻² न्यूटन। आप कर लेना एक बार, हाँ। अब बी पार्ट करते हैं हम, ये ए पार्ट है आपका, सिंपल था। तो बी पार्ट में बोल रहे हैं आपसे, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्पेयर इज चार्ज्ड डबल। अगर जो चार्ज की जो वैल्यू है ना, जो चार्ज है, ये जो नया केस है उसमें जो नया चार्ज आ रहा है Q', वो कितना हो जा रहा है, वो 2 हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है Q के। तो इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है आपका। तो Q' = डबल ऑफ चार्ज 2Q, साथ में दो और साथ में डिस्टेंस इज हाल्व्ड, तो डिस्टेंस को आधा कर दिया जा रहा है। जो R' हो जा रहे हैं वो क्या हो जा रहा है, R का आधा हो जा रहा है, ठीक है। तो ये इतना कुछ है आपका। तो मैं यहाँ पर से लिखता हूँ आपका नया फोर्स, न्यू फोर्स। तो F' वो कितना होता था वैसे, वो होता है आपका इतना मेरे ख्याल से ना, 1/4πε0 Q1 Q2 की जगह अभी क्या आ जाएगा, Q', दोनों चार्जेस सेम थे ना, और दोनों चार्जेस को क्या कर दिया मैंने, डबल कर दिया है। तो यहाँ पर भी Q', जैसे डायग्राम अगर आप बनाओगे तो ये बन जाएगा Q', यहाँ पर भी Q', और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी R'। तो Q' अपॉन R' का स्क्वायर, यही तो होगा। तो सॉल्व कर लो इसको, ये बन जाएगा, सॉल्व करने का मतलब ऐसे सॉल्व करना, 1/4π Q, इसकी वैल्यू होगी 2Q, यहाँ भी 2Q अपॉन R' का मतलब R/2, इसका स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इधर ही पर सॉल्व करता हूँ। 1/4πε0 2Q 4Q अपॉन ये दो जो दो है इसका बन जाएगा 4, तो ये बन जाएगा R²/4, 4 4 जा 16, और वो 16 मैंने आगे लिख दिया 1/4πε0। अच्छा, यहाँ एक और Q होगा, तो Q × Q अपॉन R²। तो ये जो वैल्यू है देखना, ये F था फोर्स, F = क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 Q2 दोनों सेम थे ना आपके, Q, और ये भी Q था, ये भी Q ही था, सेम ही थे। तो ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये F की वैल्यू है। तो 16 × F, तो ये सीधे 16 गुना हो जाएगा। इस वाले फोर्स का कितना हो जाएगा आपका, 16 टाइम। इसके आगे आप वैल्यू निकाल सकते हो, ये वाली वैल्यू, ये जो फोर्स आपने निकाला है F, इसको यहाँ पर रख के 16 से मल्टीप्लाई करके आप वैसे भी निकाल सकते हो आपका, ठीक हो गया। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ ये है, 13th क्वेश्चन आपका। तो
13 क्वेश्चन में बोल रहा है कि सपोज दैट द स्पेयर ए एंड बी इन द एक्सरसाइज 12, मतलब कहने का मतलब ना, ये क्वेश्चन क्या था ना आपका, जो हमने 12वां क्वेश्चन देखा था ना आपका, उसी क्वेश्चन में ये ऐड कर रहा है। वो क्या बोला ना, जो 12वां क्वेश्चन है उसी में आपका जो ए और बी चार्ज हैं, इन्हीं की बात चल रही है आपका, हैव आइडेंटिकल साइज, तो ए और बी का जो साइज है वो सेम है बोल रहा है। साथ में अ थर्ड स्पेयर of a third sphere of same size but uncharged is brought in contact with first, then brought in contact with second, finally removed from both, what is the new force of repulsion between A and B। तो कुछ ऐसा बोल रहा है आपसे, तो नया फोर्स कितना काम करेगा आपका। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। तो ये मैंने बना दिया A, ये मैंने बना दिया आपका B, ठीक है। ये है, यहाँ पर कोई तीसरा चार्ज है, तीसरा है आपका कोई थर्ड, इसको नाम देता हूँ मैं, चलो मैं C नाम देता हूँ। चलो पहले क्या किया ना मैंने, वन और फर्स्ट और थर्ड को क्या किया, एक दूसरे में जोड़ा इन दोनों को एक दूसरे में, साथ में इनके साइज सेम है, मैंने अभी थोड़ा अलग बना दिया, ये कुछ ऐसा होगा बड़ा, ठीक है। तो पहले मैंने इन दोनों को एक दूसरे में कनेक्ट किया, तो जब आप इन दोनों को एक दूसरे में कनेक्ट करोगे तो इसके पास तो बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, इसके पास अपना कुछ चार्ज था, तो जब आप दोनों को जोड़ दोगे तो दोनों में चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वल इक्वल, आधा आधा हो जाएगा आपका। तो आफ्टर, देखो फिर मैं, आफ्टर connecting first and third sphere, after connecting first and third sphere, इनके पास जो चार्ज आ जाएगा, the charges on them is equally distributed, तो वो चार्जेस जो क्या हो जाएगा दोनों के बीच में, वो हो जाएगा आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो नया चार्ज आ जाएगा Q डैश कह देता हूँ या Q1 डैश कह देता हूँ, जो 1 में होगा Q1 डैश, वो बन जाएगा आपका QA प्लस QC अपॉन 2। इसका चार्ज जोड़ो और उसका कर दो आधा। तो QA का जो चार्ज है वो तो पता है हमको, QA का चार्ज कितना था, इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में दे रखा है QA का चार्ज, A का चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁷ और C का चार्ज कितना है, C के बारे में अगर आप देखोगे तो थर्ड स्पेयर है, सेम साइज बट अनचार्ज्ड, तो इसका चार्ज 0, अनचार्ज्ड मतलब 0 अपॉन 2। तो ये आएगा, इससे काटोगे तो ये कितना आएगा आपका 2.7 क्या किया मैंने, हाँ अच्छा 3.25 इंटू 10⁻⁷, तो ये कुछ इतना आ जाएगा, ठीक है। अब कहने का मतलब इन दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो दोनों में चार्जेस आ जाएगा इतना, इसमें भी इतना चार्ज, इसमें भी इतना चार्ज, ठीक है। Q3 डैश भी कितना हो जाएगा 3.25 इंटू 10⁻⁷, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, Q1 भी इतना, Q3 भी इतना। अब क्या कर रहे हो आप लोग, अब देखो पहले एक के साथ कनेक्ट किया, देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद सेकंड, अब क्या कर रहे हो आप, इसको और इसको जोड़ दे रहे हो। तो आफ्टर कनेक्टिंग फर्स्ट, आफ्टर कनेक्टिंग थर्ड एंड सेकंड, अगर आप थर्ड एंड सेकंड को ऐड करोगे एक साथ तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, थर्ड एंड सेकंड को अगर आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास, जो नया चार्ज आपके पास आ जाएगा सेकंड वाले में, वो आ जाएगा आपके पास Q2 का जितना भी चार्ज था प्लस इसमें जितना भी चार्ज था। अब इसमें चार्ज है हाँ इतना, ये तो Q3 डैश अपॉन 2, नहीं आया समझ में, आ गया होगा मेरे ख्याल से। पहले इन दोनों को जोड़ा तो आधा हो गया, फिर इसके बाद चार्ज आ चुका था ये, अब इन दोनों को जोड़ा है तो अब इन दोनों में इतना, तो ये बन जाएगा आपके पास Q2 मतलब 6.5 इंटू 10⁻⁷ प्लस ये हो गया 3.25 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 2। तो ये जो चार्ज आ जा रहा है ये आ जा रहा है आपके पास कितना 5, ये हो गया 7, ये हो गया आपका 9.75 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 2, तो काटोगे तो ये आ जाएगा 4.875 इंटू 10⁻⁷। तो अब आपको पता चल गया है कि क्वेश्चन आपने कर लिया, आपको देखो क्या पता चला, ए पर जो चार्ज है वो तो इतना है, ए का चार्ज कहाँ गया, ये ए का चार्ज है, जो थर्ड वाले का जो चार्ज है वो थर्ड वाले का फाइनल चार्ज हो गया इतना, हम लिख लें यहाँ पर फाइनली चार्ज ऑन
ए में जो चार्ज आ गया फाइनली वो कितना होगा, ए पे चार्ज ये Q1 डैश मतलब 3.25 इंटू 10⁻⁻7, और बी पर जो चार्ज ऑन बी पे जो चार्ज आएगा वो कितना होगा, वो होगा इतना, ये 4.875 इंटू 10⁻⁻7, और सी पर जो चार्ज होगा वो होगा इतना, वो भी इतना ही आपका 4.875 इंटू 10⁻⁻7। अब आपसे ये चीज़ें आपको कर लिया आपका। अब आपसे पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा था आपसे कि फाइनली रिमूव बोथ व्हाट इज द न्यू रिपल्शन फोर्स। अब बताओ जो नया फोर्स है इन दोनों के बीच में जो एफ है वो कितना होगा। तो देखो ए और बी की पता है आपको चार्जेस कितने हैं, ए और बी के बीच की डिस्टेंस इसके पहले वाले क्वेश्चन में दे रखी थी जो थी 50 सेंटीमीटर। तो अब जो नया फोर्स आप निकालोगे इन दोनों के बीच में तो Q1 Q2 आपको गिवन है, आपको आर भी गिवन है 50 सेंटीमीटर, आप एफ निकाल देना तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका सॉल्व। ठीक है, तो ये हो गया 13वां क्वेश्चन। तो और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका 14th क्वेश्चन। ठीक है, तो एनसीईआरटी का आज का ये टॉपिक आपका लास्ट न्यूमेरिकल। तो कुछ है आपका, ये फिगर दे रखा है आपका ABC 3-4 पार्टिकल है, आपसे ये पूछा है कि इनमें से ना Q और M का रेशियो विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट Q अपॉन M, किसका Q अपॉन M सबसे ज़्यादा होगा। तो ठीक है, अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना आपका, अभी मैं क्वेश्चन में अभी करते हैं आपका, ये जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q अपॉन M के। देखो हमने एक यहाँ पर सिस्टम बना रखा है आपका, ऊपर प्लस चार्ज दिखा रखा है, नीचे माइनस चार्ज, बीच में ये 3 पार्टिकल है जिनके पास अपना कुछ चार्ज है प्लस और माइनस, इनको अपनी तरफ को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे होंगे। क्यों कर रहे होंगे, देखो अगर बीच में कोई प्लस चार्ज चल रहा होगा, यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो ये प्लस वाला चार्ज प्लस को रिपेल करेगा, तो मतलब प्लस वाला प्लेट इसको नीचे को फेंकेगी और माइनस वाली इसको अपनी तरफ को खींचेगी, होगा नहीं होगा, प्लस प्लस के बीच में रिपल्शन, तो दोनों धक्का देंगे, ये वाला प्लस को अपनी तरफ को खींचेगा तो प्लस वाला चार्ज ऐसे आएगा नीचे को जाएगा, वाइल अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव ऊपर को फेंकेगा, ये अपनी तरफ को खींचेगा तो ये जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे 3 चार्ज हैं 3 प्लेट्स के बीच में। आपसे साइन भी पूछे हैं, तो साइन बताओ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन प्लस कौन माइनस। देखो ये वाला जो पार्टिकल है ये प्लस की तरफ को जा रहा है, अगर ये प्लस की तरफ को गया है तो इसका मतलब है ये क्या होता होगा, नेगेटिव, ऑपोजिट अट्रैक्ट होता है ना आपका। सेकंड वाला भी ऊपर को ही गया है तो मतलब ये भी नेगेटिव। थर्ड वाला जो पार्टिकल है वो कहाँ को जा रखा है आपका, नीचे को आ रखा है, तो थर्ड का नेचर होगा आपका पॉजिटिव। तो पहले ये लिख लोगे आप लोग कि द नेचर ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड इज, द नेचर ऑफ फर्स्ट इज नेगेटिव, सेकंड इज नेगेटिव एंड थर्ड इज पॉजिटिव। उसके बाद ये लिखोगे परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन M। अब मैं ये समझाता हूँ आपको, हमने ये तो कह दिया ना कि माइनस वाला ऊपर को जाएगा प्लस की तरफ को, प्लस वाला माइनस की तरफ को जाएगा। अब कौन कितना ज़्यादा डिस्प्लेस होगा, कौन कितना, देखो इनके नेचर देखना सबसे अलग है। जो ये वाला जो पाथ है ये अपने पाथ से बहुत कम ऊपर को गया है, जबकि जो ये वाला है ये अपने पाथ, इसका पाथ ये था इससे थोड़ा ज़्यादा जा रखा है, जबकि जो तीसरा वाला है देखो इसका जो पाथ था ये इससे बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस हो रखा है। ये तीनों के तीनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है आपका अलग अलग, अपने नेचुरल पाथ से, जो ये नेचुरल पाथ था आपका, देखो ये जो सीधा पाथ था, ये जो नेचुरल इसका पाथ था ऐसे जो जा रहा था उससे ये डिस्प्लेस हो रखे हैं, लेकिन सब अलग अलग वैल्यूज़ में हो रखे हैं। ये वाला अपने नेचुरल जो डिस्प्लेस उससे पाथ से थोड़ा ही डिस्प्लेस हुआ हल्का सा, ये वाला थोड़ा ज़्यादा और ये वाला सबसे ज़्यादा। तो अब चीज़ें समझना, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट यही है परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट है परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है चार्ज के। कहने का मतलब ना, अगर यहाँ पर चार्ज, ये वाला पार्टिकल का अगर चार्ज ज़्यादा होगा, तो अगर चार्ज ज़्यादा होता है तो फोर्स का फॉर्मूला पता है ना आपको, 1/, या फोर्स क्या किसके प्रोपोर्शन होता था, Q1 Q2 के होता था, चार्जेस के मल्टीप्लाई के। तो अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो फोर्स भी क्या होगा आपका ज़्यादा। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पर चार्ज ज़्यादा होगा तो फोर्स भी क्या लगेगा, ज़्यादा। और अगर ज़्यादा फोर्स अगर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा नीचे को आएगा, नहीं आएगा, ज़्यादा फोर्स काम कर रहा है तो ये पार्टिकल ज़्यादा नीचे को आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर Q ज़्यादा होगा, Q अगर ज़्यादा होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा आपका ज़्यादा। ठीक है, ये है ना आपका, अगर इसका चार्ज ज़्यादा है तो इसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा, अगर इसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा तो ये ज़्यादा नीचे को आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना। अब सेकंड चीज, मास पे इनवर्सली प्रोपोर्शन कर रहा है, उल्टा डिपेंड कर रहा है, तो मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है। अब देखो
यहाँ पर अगर जो चीज़ है वो हल्की या भारी, इस तरीके से मास को ऐसे लेते हैं, अगर यहाँ पर जो चीज़ है वो हल्की होगी तो हल्की चीज़ में अगर जैसे ये पेन है हल्की है आपका, इसमें फोर्स लगाया मैंने अपनी तरफ को खींच लिया, इसी की जगह इस पेन की जगह कोई और चीज़ भारी चीज़ अगर आ गई मैंने उसमें फोर्स लगाया तो अपनी तरफ को नहीं खींच पाऊंगा ना आपका। तो कहने का मतलब जैसे जैसे मास बढ़ता है आपका तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका कम। अगर एक जगह से साइकिल चल रही है आपका तो आप उसको धक्का दो उसको गिरा दोगे, वहीं पर अगर उसकी जगह ट्रक खड़ा है, ट्रक चल रहा है आपका, उसको धक्का दो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मास ज़्यादा हो, कहने का मतलब अगर मास बढ़ता है तो उससे ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये क्या हो जाता है आपका कम होना स्टार्ट कर देता है, आप उसको डेविएट कर ही नहीं पाते हो। अगर यहाँ से ट्रक चल के आ रहा है तो आप उसमें ये जो फोर्स है वो उनको हिला ही नहीं पाएगा आपका, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। तो मास अगर ज़्यादा होगा आपका तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ये क्या होगा आपका बहुत कम आपका। तो मास ज़्यादा तो वो कम, तो इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है इतना। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आप लिखोगे कि एक्सपेरिमेंटली जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है आपका प्रपोर्शन होता है Q/m के। तो अब आपसे ये पूछा है कि किसका Q/m सबसे ज़्यादा होगा, विच पार्टिकल हैज़ द हाइएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो किसका Q/m सबसे ज़्यादा होगा, उसका Q/m सबसे ज़्यादा होगा जिसका परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर से लिखोगे क्या कहते हैं सिन इतना, इसके बाद आप लिखोगे क्या कहते हैं दैट पार्टिकल, ऐसे लिखना दैट पार्टिकल हैविंग हाईएस्ट Q/m रेशियो हुज परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, जिसका ये जिसका उसका सबसे ज़्यादा होगा जिसका परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट के सबसे ज़्यादा। तो लिखोगे आपका, और किसका परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है थर्ड वाले का, सिंस द परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट थर्ड इज ग्रेटर। पहले क्या लिखोगे दैट पार्टिकल हुज Q/m इज ग्रेटर, हुज Q/m इज ग्रेटर, हुज परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर, सो Q/m is greater for the particle third हो जाएगा। तो तीसरे वाले पार्टिकल के सबसे ज़्यादा, ठीक है आज का।